स्वागत है आपका सबलाइन क्लासेस में। हम आज देख रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो यूजीसी नेट में 5 क्वेश्चन इस पोर्शन से भी आते हैं। वैसे तो ये बहुत सरल पोर्शन माना जाता है, बहुत इजी है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए कभी कभी कन्फ्यूजेबल हो जाती हैं। तो फिलहाल हम कुछ ऐसे पुराने प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आगे भी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और फिलहाल मैं एक बात हमेशा जो कह देता हूँ फिर से कह रहा हूँ कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक में जाके वहाँ से सीधे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और कोई भी अपडेट आप दे भी सकते हैं और मैं जो कोई अपडेट दूंगा वो भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं गणितीय तर्क एवं अभिवृत्ति की। तो पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न थोड़ा मैथमेटिकल नहीं है, लॉजिकल टाइप का है कि आपको उसमें सोचना पड़ेगा, है ना। तो इसमें बेमेल शब्द का चयन करना है। जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं इसमें से आपको कुछ ऐसा देखना है कि 3 तो सेम टाइप के हैं लेकिन चौथा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 4 पहाड़ियां यहाँ पर दी हुई हैं और नाम से भी अगर आप देखो तो आप बहुत आराम से बता सकते हो कि चौथा ऑप्शन कौन सा हो सकता है। एक तो इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं उसी में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। तो सीधे मैं आपको ऑप्शन पे ले चलता हूँ। डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन माउंट किलिमंजारो जो है, ऐसा लगता है कि माउंट कर दिया, बाकी सबको हिल्स करके लिख दिया है। क्वेश्चन पेपर में ही ऐसा कर दिया इन्होंने, तो नाम से लगने लगा कि हाँ ये वाला थोड़ा सा अलग है। लेकिन अब यूजीसी नेट का पेपर है तो थोड़ा सोचना तो बनता ही है। तो फिलहाल मैं आपको सच्चाई बता दूं कि जो माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका के पहाड़ हैं, अफ्रीका के माउंट हैं। बाकी जो तीनों हैं ये इंडिया में है। तो इस तरीके से ये 3 एक जैसे हो जाते हैं और ये चौथा जो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का है वो आपके लिए अलग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये है अगला प्रश्न और अगले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये मैथमेटिकल है। इसको नंबर सीरीज कहते हैं और इस तरीके के सवाल कभी कभी बहुत कठिन लगने लगते हैं और कभी कभी बहुत सरल। तो फिलहाल मैंने बहुत कठिन या बहुत सरल नहीं रखा है, थोड़ा सा सोचना भी पड़ सकता है आपको और थोड़ा सा नहीं। तो अगर आपको लगता है ये सवाल आप हल कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, हल करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मुझे आपको बताना है किस तरीके से क्या करना है। तो सबसे पहले इन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपको क्या करना चाहिए, आपको अलग से माफ कीजिएगा, आपको अलग से जो है कुछ लिख लेना चाहिए। जैसे 12 है, 15 है, फिर 21 है, उसके बाद 33 है, उसके बाद 57 है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लिख लीजिए ताकि आपको आगे हल करने में दिक्कत ना। और सबसे पहला काम यही किया करिए, अगर आपको समझ में नहीं आया एकदम से क्या करें, तो सबके बीच में जो डिफरेंस है ये जरूर निकाल लीजिए। जैसे 12 और 15 के बीच में क्या डिफरेंस आएगा, 3 का। 12 और 21 के बीच में क्या डिफरेंस आएगा, 6 का। और 21 से 33 के बीच क्या डिफरेंस आएगा, 12 का। 57 से 33 का क्या डिफरेंस आएगा, 7 में से 3 गया, कितना हुआ, काउंट कर लेते हैं, 4 और उसके बाद 5 3 2 24 आएगा। तो अब नीचे की सीरीज कंटिन्यूअस नहीं दिख रही थी लेकिन ऊपर की सीरीज देखिए थोड़ी सी कंटिन्यूअस दिख रही है, 3 6 12 24। तो जो भी सीरीज बन रही है उसकी दोगुनी बन रही है। मतलब 3 जो है 6 जो है 3 से 2 गुना है, फिर 12 6 से 2 गुना है, फिर 24 12 से 2 गुना है और 24 दुना होता है 48 यानी कि 48। तो अब आप 57 में 48 जोड़ देंगे, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 7 15, तो 105, क्योंकि और किसी के लास्ट में 5 नहीं आ रहा है, इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 105। तो ऐसा नहीं है कि इतना इजी था ये मैंने कर लिया, लेकिन पहला काम आप यही करा करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक जो फर्स्ट जो काम होता है, वर्क होता है नंबर सीरीज का, वो अगर आपने कर लिया तो कभी कभी ऐसा होता है कि 50% से ज़्यादा टाइम आप बचत कर लेते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा आपको पिछले वाले से। अब चलिए काम वही करिएगा। काम क्या करते हैं, काम करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं, 10 माफ कीजिएगा 10, उसके बाद ये आ जाता है 13,
उसके बाद 22, उसके बाद 49। तो क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों के बीच में कितना है 3, इन दोनों के बीच में कितना है 9, इन दोनों के बीच में कितना है 9 से 2 7 और 4 to 2 2। अब आगे क्या होगा, देखिए यहां भी एक आपको चीज दिख रही होगी, 3 फिर 9 है, आप सोचोगे 3 गुना है, तो 3 तिया 9 है, तो 9 तिया 27 है। मतलब एक चीज दिख रही है कि 3 गुना हो रहा है लगातार। तो जब 3 का गुणे 9 है, 9 के गुणे 27 है 3, तो 27 तिया कितना हो जाएगा 27 तिया 3 से 21 और 81 हो जाएगा। और 81 तुरंत हम 49 में जोड़ देंगे और आपका आंसर हो जाएगा 0 एंड 3 एंड 1। ठीक है, 130 हो जाएगा आपका आंसर। तो 130 इसमें दिया हुआ है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो टाइम मत लगाइएगा, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। वैसे तो अब टाइम मिल जाता है काफ़ी, क्योंकि अब दोनों जो सेकेंड और फर्स्ट पेपर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं रखा गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वो बहुत हार्ड है तो उसको स्किप करके आगे चले जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हो तो ये जो मैंने बताया है इसको एक बार फॉलो जरूर कर दीजिएगा। अब रीजनिंग में एक ये क्वेश्चन है और इसके भी कई टाइप हैं। कभी कभी ये आपस में रिलेट कर जाते हैं, कभी वो अगली वाले नंबर से रिलेट कर जाते हैं। होता क्या है ये देखना जरूरी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप आंसर देख लीजिए। आंसर भी कभी कभी आपको फायदेमंद कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी आंसर दिए सब में यू 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 लिखा हुआ है पहले से ही, तो मतलब एक कंफर्म हो गया कि हमको पहले वाले नंबर से कोई खास रिलेशन नहीं रखना है, क्योंकि पहले में सब में यू लिखा हुआ है तो फिर निकालने से आपको टाइम खराब करने से क्या फायदा है ना। HTSU ये अलग है, इसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आपको लगानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है आइए देखते हैं। तो T और Q में डिफरेंस ये जो आप देख रहे हैं, T और Q, T Q N K, यहां से आपको एक यूनिफॉर्म कुछ चाहिए, मतलब जो लगातार आपको लगे कि हाँ इसमें अंतर आ रहा है। तो क्या रिलेशन है, तो चलिए पहले में देखते हैं Q और T के बीच में क्या होता है। तो Q से अगर आप आगे बढ़ोगे और इस तरफ बढ़िए लेफ्ट साइड में, तो QRST मतलब QRS, दो वर्ड इसके बीच में आ रहे हैं, T इधर लगा हुआ है। ऐसे ही N और Q के बीच में क्या होगा, LMNOP, तो O और P फिर Q हो जाएगा। ऐसे ही K की बात देखते हैं, KLML और M, तो मतलब सबके बीच में दो दो वर्ड आ रहे हैं और यूनिफॉर्म लेटर हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा या कम हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इससे पहले का देखेंगे कौन से बीच में आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IJH लिखते हैं, HIJ, तो यहाँ पर भी दो यूनिफॉर्म लेटर हमको मिल रहे हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर H सही है तो U और H सही हो जाएगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि पहले वाला मैंने U क्यों नहीं निकाला, देखिए U सब में सेम है इसलिए मैंने उसको नहीं निकाला, क्योंकि जब U ऑलरेडी सब में है तो उसके लिए टेंशन लेने की क्या जरूरत। जो बाद वाले नंबर हैं वो नोट करिए और इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे रीजनिंग के ये वाले सवाल मुझे तो काफ़ी सरल लगते हैं, उम्मीद है आपको भी सरल ही लगते होंगे, लेकिन मुझे बताना था यहाँ पे। ऐसे ही ये भी एक सवाल है, ये कुछ डिफरेंट टाइप का आपको लगेगा उससे। 5वां सवाल है ये, तो इसमें लिख देते हैं DY, फिर आपका आ जाएगा JX, फिर आपका आ जाएगा OW, फिर आपका आ जाएगा SV और फिर आ जाएगा VU। अब आपको बताना है कि अगला पद क्या होगा। अब जो उस समय आपने सवाल देखा था, जो इससे पिछला वाला था, उसमें देख रहे थे कि हम अलग अलग नंबर्स को देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, उससे कुछ डिफरेंस है कि वैसा ही है, ये चीज भी यहाँ पर आपको समझनी होगी। तो जो ऑप्शन है वो सब चेंज है, कोई भी सेम नहीं है, जिसका मतलब हमें सारे जितने भी अल्फ़ाबेट है समय मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं क्या मेहनत करनी पड़ेगी। अब D के बाद पहला वर्ड उसमें क्या है, J के बाद क्या है, O, S, तो सब में हमको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक, तो चलिए अब थोड़ा यहाँ से साफ सुथरा देखने के लिए लिख लेते हैं D। तो D के बाद J कब आएगा, D, E, F,
G H I फिर आता है J। ऐसे ही आगे चलते हैं तो आगे है O, तो J के बाद जो भी अल्फ़ाबेट है उसको पढ़ लीजिए, J K L M N, फिर नीचे लिख दीजिए O क्योंकि O पर लिखा हुआ है। ऐसे ही फिर से आगे चलिए, O के बाद हमें S तक चलना है, P Q R फिर S हम नीचे लिख देंगे। फिर ऐसे ही V तक चलना है तो S T U और फिर V नीचे लिख देना है। तो ये आपका D J O S V जो लिखा हुआ है, देखिए इसमें क्या अंतर हो रहा है। तो जो पहले हम जो गैप देख रहे थे उसमें कितने अक्षर थे, उसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 5 है, फिर कितने हैं 4 हैं, फिर कितने हैं बीच में ऊपर 3 हैं, फिर ऊपर कितने हैं 2 हैं। मतलब अब की जो आएगा वो एक ही गैप होगा, बीच में सिर्फ एक ही वर्ड होगा। तो V के बाद एक वर्ड क्या आएगा W और बाद में हो जाएगा X नीचे, तो W ही है, तो जाहिर सी बात है अगला जो वर्ड है वो X है। तो ये पहला नंबर था तो पहले नंबर पे आएगा X। तो आपके जो दो ऑप्शन है ये सही हैं। अब इन दो ऑप्शन में कौन सही है, या तो S वाला सही है या तो T वाला सही है। तो अब हमको दूसरी सीरीज फिर से देखनी पड़ेगी। दूसरी सीरीज के लिए क्या है कि Y वाला मैटर है, फिर X है, फिर W है, फिर V, फिर यहाँ पर क्या लिखा है ये SV है, फिर ये लास्ट में U लिखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये बहुत लाइन से लिखे हैं U V W X Y Z, ठीक है। तो खैर Z तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें इसके आगे वाला पार्ट देखना है। तो आगे वाला पार्ट कैसे देखेंगे, तो हम इधर की तरफ बढ़ेंगे, Y X है, W है, U है, तो हमें U से पहले वाला पार्ट चाहिए। U से पहले क्या होता है, समझ रहे हैं ना आप, पहले वाला। ये इस तरीके से सीरीज चल रही है इधर की तरफ, लेकिन हमको इससे पहले वाली बतानी है। तो U V W X Y Z, U से पहले क्या आता है T, ठीक है। तो T का किस में है, B वाले ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आपका B सही हो जाएगा। तो उम्मीद है थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स हो रहा है, ऊपर नीचे मैंने बता दिया, लेकिन जिस तरीके से मैंने समझाया अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत इजी है और ये चीज़ें आपको पता भी होंगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इसमें सीधे सीधे पूछा जाता है कि कंपनी को हम कोड में क्या लिख सकते हैं। तो कंपनी को कोड में लिखने के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। C फॉर क्या है ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो पूरा क्वेश्चन लिखा है पढ़ लीजिएगा। C फॉर क्या है, तो A का कोट है C, तो A का मतलब C है, इसका मतलब ये नहीं कि C का मतलब A हो जाएगा। यहाँ पर कहीं पे C का मतलब भी लिखा होगा, जी हाँ लास्ट में लिखा है, देखिए C का मतलब है S, तो हम C का मतलब S लिख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं तुरंत देखता हूँ कि क्या C के का मतलब अगर S है तो क्या ऑप्शन S से स्टार्ट है, और आंसर में तुरंत पहले देखिए, ज़्यादा देर करनी नहीं आपको। तो मैं देखता हूँ कि 3 ऑप्शन आ गए मेरे पास और ये वाला कट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका स्टार्टिंग N से है, तो ये गलत हो गया ना, 3 ऑप्शन बचे। और तीनों ऑप्शन में जो दूसरा वर्ड है, ये जो आप E है, इसमें M है, इसमें P है, इसका मतलब दूसरा वर्ड जैसे हम निकालेंगे फिर एक ऑप्शन कम हो जाएगा। O का कोड ये लिखा हुआ है, O का जो है E है, O का मतलब E होता है, तो यहाँ लिख लीजिए E। तो O का मतलब अगर E है तो दूसरा वाला सही हो जाएगा और ये 2 कट जाएंगे। कितना अच्छा लगा कि 2 कट गए, एक ही बचा। अब जब एक ही बचा तो आंसर भी यही है ना, तो डी वाला ऑप्शन ऐसे ही सही हो जाएगा, पूरा आपको करना ही नहीं है कुछ। ओके, डी इज करेक्ट। ऐसे ही हम आगे देखते हैं, कभी कभी हमें 3 वर्ड मिल जाते हैं, तो 3 वर्ड में हम क्या करेंगे। कभी कभी 3 वर्ड काफ़ी दिक्कत वाले हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत सरल है और शायद मैंने टेलीग्राम पे भी ये क्वेश्चन पूछा था, सबने बता दिया, ये बहुत इजी था। और अगर आप बता सकते हैं तो आप भी बताइए, क्योंकि बहुत इजी। तो डी ई एफ, आप सोच रहे होंगे कि हम हमेशा अगले वाले पे देखेंगे, इसका अगले वाले पे देखेंगे, ऐसा नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए डी ई एफ लाइन से लिखा हुआ है, एक बार इसमें भी नज़र डाल लिया करिए। तो डी ई एफ, फिर बीच में गैप है, फिर लिखा है एच आई जे, फिर गैप है, फिर एल एम एन, तो मतलब ये तो लाइन से पहले ही लिखा हुआ है। तो डी ई एफ अगर हम लिख दें डी ई एफ जी, तो यहाँ पर लिख देंगे जी, एच आई जे, फिर यहाँ लिख देंगे के, फिर यहाँ देखेंगे एल एम एन,
O PQR S TUV W XYZ। XYZ कहाँ लिखा है? लिखा है XYZ। तो इस तरीके से भी बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। बस ये नहीं कि एक ही चीज फॉलो कर दीजिए बस हमारा क्वेश्चन तो वैसे ही लगेगा, नहीं, ये कई तरीकों से लगते हैं। इसीलिए मैंने वो वाला भी आपको फंडा बताया जिसमें डबल डबल दिए थे, इसमें ट्रिपल ट्रिपल दिए हैं। तो फंडा यहाँ भी चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल इस तरीके से भी लग सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला है वाराणसी का कोड ये है, तो कोलकाता का कोड क्या होगा? इसको भी कम से कम 4-5 तरीके से लगाया जा सकता है। कभी कभी नंबर इधर उधर हो जाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले हम वाराणसी का कोड देख लेते हैं। वाराणसी के कोड को उन्होंने क्या लिखा है? VARANASI। इसको उन्होंने क्या लिखा है? WCUESGZQ। कभी भी नंबरों को इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये देखना होता है कि ये जो नंबर्स दिए कहीं मैच तो नहीं कर रहे। हो सकता है कभी कभी V इधर से शुरू कर दें, वाराणसी उल्टा लिख दें, वो भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर इस तरीके से मैच नहीं कर रहा कि ऊपर वाले अल्फ़ाबेट नीचे वाले अल्फ़ाबेट से मैच कर रहा है, तो ये तो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, तो ये जो नंबर्स हैं काफ़ी आसपास के लग रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ, VWACRU। तो क्या है, तो हम देखेंगे UVW, तो मतलब एक नंबर आगे बढ़ा और W आ गया। फिर A के बाद C लिखा है तो मतलब 2 नंबर बढ़ा और C आ गया। RSTU 3 नंबर बढ़ा और ये आ गया। और A के बाद ABCD 4 नंबर बढ़ा और E आ गया। देख रहे हैं ना, इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। तो आप बहुत आगे मत जाइए, हम इतने पे ही देख लेते हैं क्या होगा। कोलकाता, तो कोल के है ना, तो के जस्ट अगला वाला क्या होता है? L होगा, 2 कट गए। अब L में या तो Q आएगा इसके बाद या LO आएगा। बहुत सरल सवाल है। A के बाद 2 ही तो जोड़ना था, तो हम O के बाद 2 जोड़ दीजिए, LMO JKLMNOPQ, तो Q आएगा। L के बाद Q आना चाहिए, L के बाद Q आना चाहिए, तो ये A सही हो जाएगा आपका। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सोच आएगी और आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर करना क्या है। अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट समूह को विषम। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है सब में अलग क्या है। बहुत सरल है, सीधे आपको आंसर पे ले चलता हूं। नॉलेज, जो भी चीजें हैं ये सब ज्ञान के एक रूप हैं। तो ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आ सकती हैं, लेकिन ये नहीं कि लिखने के अंदर ज्ञान आ जाए। तो ज्ञान एक अपने आप में बहुत बृहत स्तर की बात कही जा रही है, बाकी सब चीजें एक लिमिटेड चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो ज्ञान एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही है। अब ये क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन में कि ए की माता, बी की बहन और सी की बेटी है, क्या बात है, इसको लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा छोटा छोटा लगेगा क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। ए की जो माता है, तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप लोगों को पता होगा, ए लिखा और ए की मात्रा को, ए की माता जो है वो ऊपर वाले उसमें जाएंगी, और ए की माता बी की बहन है तो इसको इस तरीके से कर दीजिए, बी की बहन है। और जो भी लेडीज का बताया जाता है तो उसमें आप माइनस लगा दिया करिए, ठीक है। अब बाकी सबका तो पता नहीं है, ए कौन है और माता है, तो ये भी माइनस ही है क्योंकि माता है ये। और सी की बेटी है, मतलब जो माता जी हैं वो सी की बेटी हैं, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। डी यहाँ बी की बेटी है, डी जो है वो बी की बेटी है, डी जो है वो बी की बेटी है। ई की बहन है, ई की बहन है। सी का ई से क्या रिश्ता है, तो इनका और इनका रिश्ता बताना है। तो रिश्ता आप देख ही रहे हैं, साफ साफ नजर आ रहा है कि 2 जनरेशन ऊपर है, जो सी है वो 2 जनरेशन ऊपर है। तो जो जनरेशन आप देख रहे हैं वो भाभी, चाची और माता का तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो 2 जनरेशन ऊपर है वो बाबा, दादी, चाचा, दादा, नानी, बाबा, उस तरीके से कुछ होगा।
तो अगर आपको सोचना भी पड़े ये दोनों में क्या रिश्ता होगा तो भी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब 2 जनरेशन ऊपर है तो जाहिर सी बात है, ना भाभी हो सकती है, ना चाची, ना माता, वो नानी हो सकती है। यहाँ पे सी का वो नहीं पता है जेंडर, लेकिन और कोई जेंडर दिया ही नहीं हुआ है, तो सीधी सी बात है सी सही हो जाएगा और सी नानी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 शहरों में से किसी न किसी रूप में एक समान है जबकि चौथा शहर अलग है, इसकी पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसकी पहचान आपको करनी है। यहाँ पर 4 शहर दिए गए हैं, लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद और पटना। तो जो भी आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं थोड़ा मजबूत कॉन्सेप्ट लगाइएगा, क्योंकि आंसर कॉन्सेप्ट के बेस पे बन सकता है यहाँ पर। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि मान लो हो सकता है लोग सोचें कि ये अलग अलग जो स्टेट है उसका होगा, तो लखनऊ और इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है तो वो एक ही स्टेट के हैं, बाकी ये 2 अलग अलग स्टेट के हैं, तो ये भी नहीं बन रहा है। यहाँ पर एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट बन रहा है कि जो लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे है और बाकी तीनों जो हैं ये कहाँ पर हैं, ऋषिकेश और पटना और इलाहाबाद कहाँ पर हैं, तो ऋषिकेश, पटना और इलाहाबाद जो है ये गंगा नदी के किनारे हैं। इस तरीके से ये तीनों अलग हो जाते हैं लखनऊ से, है ना। तो कुछ लोगों ने कॉन्सेप्ट बताया था कि लखनऊ और पटना जो है ये बिहार की राजधानी है और लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो फिर 2 फंस जाएंगे आपके सामने, वो 2 राजधानी नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से लग जाएगा। एक क्वेश्चन मैं यहीं पे आपको दिए दे रहा हूँ कि मान लीजिए अगर देशों का नाम लिखा हो, मैंने इसकी चर्चा की है टेलीग्राम पर, अगर देशों का नाम दिया हो और वो 4 देश कौन से हैं वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आज। तो पहला देश आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं, नेपाल। दूसरा पहला है नेपाल, दूसरा आपको मैं दे रहा हूं पाकिस्तान, तीसरा मैं आपको दे रहा हूं बांग्लादेश और चौथा मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं श्रीलंका। उम्मीद है क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। तो इन चारों में क्या ऑड है ये आपको बताना है। वैसे मैं आप लोग जो कमेंट करेंगे तो कभी ना कभी मैं बता दूंगा, लेकिन टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएंगे तो आपको ये आंसर वहां पर भी मिल जाएगा और चर्चा भी आप इस पर कर सकते हैं क्या क्या सही है क्या नहीं सही है। ठीक है, तो ये 4 में से क्या ऑड है और क्यों ऑड है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज का आखिरी प्रश्न है, एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय देते हुए कहा कि इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। काफी टेढ़ा सवाल है, तो आपको बनाना क्या है, सीधी सी एक आपको बनानी होती है छोटी सी सीरीज। तो एक महिला अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहती है, ठीक है, अपने पति से कह रही है महिला कि जो राकेश है इसके भाई का हम बी कर देते हैं और प्लस कर देते हैं, तो इसके भाई के पिता, उसको हम पी कर देते हैं, वो भी प्लस कर देते हैं, मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। मेरे, अब वो महिला है तो एम कर देते हैं, महिला के दादा मतलब डबल जनरेशन, महिला के जो दादा हैं उसके इकलौते पुत्र हैं। अब वो कौन है ये बताना है, मतलब जो अब रिलेशन किसका बताना है, राकेश और महिला का बताना है। तो पति से कह रही है तो पति से यहाँ पर कोई वो नहीं है, पति रीजनिंग जो है वो पति को दिखाने के लिए है कि एग्जैक्टली उन दोनों में रिलेशन क्या पैदा हो रहा है। तो जो दादाजी हैं उनके इकलौते पुत्र हैं और नीचे वाला आप देख रहे हैं, तो ये बन गया ना, तो बिल्कुल बराबरी वाला रिलेशन बन रहा है। अब ये जब बराबरी वाला बन रहा है, जो पति पत्नी होते हैं तो उनको आसपास लिखा जाता है और जो थोड़ा सा दूर होते हैं उनको थोड़ा भाई बहन लिखा जाता है, और जो जनरेशन ऊपर नीचे होती है उनको ऊपर या नीचे लिखा जाता है, और अगर माता है तो माइनस और पिता है तो प्लस या लड़का है तो प्लस और माइनस। इस तरीके से आप आराम से इस तरीके की रीजनिंग को हल कर सकते हैं। तो अब आर और एम के बीच में यानी कि राकेश और उस महिला के बीच में क्या रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, साफ साफ नजर आ रहा है। भाई यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है वरना कंफ्यूजन हो जाती थोड़ी सी। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि महिला राकेश की बहन है।
ये इस तरीके से सही हो जाएगा और डी ऑप्शन आपका सही है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थोड़े से क्वेश्चन जो थे उसमें जगह कम थी, इसलिए मैं खुलकर यहाँ पर आपको प्रेजेंट नहीं कर पाया, लेकिन फ़िलहाल मेरा प्रयास यही था कि आपको अच्छे से समझाया जाए। तो जैसा भी है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से, जल्दी मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।